जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 13 दिसंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस के संबंधित इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा, उसी का इस न्यूज़ एनालिसिस में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, जो भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन वगैरह की, उनके साथ ज़रूर शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। और साथ ही साथ जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, विजडम एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। प्रत्येक दिन टेलीग्राम चैनल पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पीडीएफ मैं प्रोवाइड करता हूँ। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है उसको इस तरह से टिक करके मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर लें, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही साथ जिस न्यूज़ का डिस्कस मैं आपके साथ करता हूँ उस न्यूज़ को जा करके ज़रूर पढ़ें, पीडीएफ से पढ़ें लेकिन पढ़ें ज़रूर। अब देखो, फर्स्ट पेज पे जो मुझे न्यूज़ है ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है। साथ ही साथ इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी का अकाउंट हैक हो गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ में से एक है कि सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को बताया आतंकवाद का प्रवेश द्वार और उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो तीनों ही न्यूज़ का मैं डिस्कस करूंगा जो फर्स्ट पेज पे है। एडिटोरियल, एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया है नीति आयोग के बारे में, वो भी मुझे डिस्कस करना आपके साथ। और कई सारे अन्य इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, जब इसको पढ़ोगे तो एक चर्चा की है बैंक गारंटी की। क्या होता है बैंक गारंटी? देखो, जब आप पैसा जमा करते हैं, मान लेते हैं आप अपने अकाउंट पे पैसा जमा कर दिए, मान लेते हैं कि बैंक डूब गई, बैंक क्रैश हो गई, तो ऐसे कंडीशन में आपके पास जो अकाउंट पे पैसा जमा हुआ था उस पैसा के अकाउंट की गारंटी लेती है एक संस्था जिसे बोलते हैं जमा क्रेडिट और क्रेडिट गारंटी निगम। ये संस्था है जमा क्रेडिट और क्रेडिट गारंटी निगम, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। तो ये संस्था है DICGC। DICGC जो आपके अकाउंट पे पैसा जमा है उसकी गारंटी ये संस्था लेता है, DICGC, राइट। अब कितने रुपए पैसे की गारंटी लेता है, कितने रुपए की गारंटी लेता है ये? तो पहले क्या था कि आपके अकाउंट पे जितना पैसा जमा था 1 लाख रुपए तक की ये गारंटी लेती थी। मान लेते हैं कि आपके पास अकाउंट पे 50,000 रुपये जमा है और बैंक डूब गई, तो आपके पूरे के पूरे 50,000 रुपये आपको मिल जाते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि आपके अकाउंट पे 1.5 लाख रुपये जमा है, बैंक डूब गई, तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ 1 लाख रुपये आपको मिलता DICGC के माध्यम से। या मान लेते हैं आपके अकाउंट पे 5 लाख रुपये जमा है, तो फिर भी आपको 1 लाख रुपये तक मिलता। यानी आपके पास कितना भी पैसा जमा हो, 1 लाख रुपये से कम जमा होगा तो पूरा को पूरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन 1 लाख से अधिक जमा अगर होगा फिर भी आपको सिर्फ 1 ही लाख रुपये मिलेगा। ये गारंटी देती थी DICGC। लेकिन अब क्या किया गया है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, इसे 5 लाख रुपये कर दिया गया। यानी मान लेते हैं कि आपके अकाउंट पे 4.5 लाख रुपये जमा है, तो आपको पूरा पूरा 4.5 लाख रुपये मिल जाएगा अगर बैंक क्रैश होगा तो। लेकिन आपके अकाउंट में मान लेते हैं 10 लाख रुपये जमा है, 15 लाख रुपये जमा है, 1 करोड़ रुपये जमा है, तो ऐसे कंडीशन में भी बैंक डूब जाती है तो सिर्फ आपको 5 लाख रुपये मिलते हैं। तो 1 लाख की बाउंड्री को बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया था DICGC के द्वारा। ये मोदी गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव इसको कह सकते हैं। अब देखो, इस संस्था की स्थापना कब हुआ है? इस संस्था की स्थापना हुआ था 1978 में। जमा बीमा निगम, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के विलय के बाद यह संस्था अस्तित्व में आया था। यह भारत में बैंकों के लिए जमा बीमा और ऋण गारंटी के रूप में काम करता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित और पूर्व स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। यानी ये जो कंपनी है ये पूरी तरह से RBI के अंडर काम करती है। जो आपके बैंक में पैसा जो जमा करते हैं उसकी गारंटी लेती है, उसका इंश्योरेंस देती है। 5 लाख रुपए का कवर वाणिज्यिक बैंक, जो शेड्यूल्ड बैंक है जैसे SBI हो गया, PNB वगैरह हो गया, RRB में पैसा जमा करते हैं, स्थानीय क्षेत्र बैंक में पैसा जमा करते हैं या सहकारी बैंक में पैसा जमा करते हैं, वैसे कंडीशन में आपको पैसा रिटर्न होता है। चाहे आपका पैसा कहीं भी जमा हो, वाणिज्यिक बैंक में हो, ग्रामीण बैंक में हो, स्थानीय बैंक में हो या सहकारी बैंक में हो।
अब देखो ये चर्चा में क्यों आया था, एक चर्चा में आया था कि कई सारे बैंक जो है या कई सारी सहकारी बैंक जो है देश में जिसकी अस्तित्व खतरे पे पड़ गई थी, कई सारी सहकारी बैंक हमने देखा था, पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक जिस तरह से डूबी थी, तो वैसे कंडीशन में ये संस्था में एक बार फिर से चर्चा में आया था। ये संस्थान DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, याद रख लेना इस संस्था के बारे में। बाकी इस न्यूज़ को थोड़ा सा देख लेना, देखो यहाँ पे जो ये पॉइंट दिया हुआ, इस पॉइंट को बस आप लोग देख लेना एक बार। सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को बताया आतंकवाद का प्रवेश द्वार। तबलीगी जमात एक बार चर्चा में कब आया था, आप याद करो, कोरोना के समय जब शुरुआत हुई थी उसी समय में दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात का कॉन्फ्रेंस था और उसके बाद चर्चा में ये संगठन आया था 2020 में। देखो मेरे अनुसार अभी विश्व में जो इस्लामिक रिफॉर्म्स हैं, इस्लामिक कंट्री है जो कट्टर इस्लाम कंट्री रहा था, जैसे सऊदी अरब एक कट्टर इस्लामिक कंट्री रह चुका है, UAE कट्टर इस्लामिक कंट्री रह चुका है। आज के समय में ये देश काफ़ी अपने आप को रिफॉर्म्स कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि हमें दुनिया के साथ चलना होगा। लेकिन वही देश देखो पाकिस्तान अपने आप को और अधिक रूढ़िवादी बना रहा है, राइट। तो कुछ देश जो कट्टर मुस्लिम देश थे वो आज अपने आप को ज़्यादा रिफॉर्म्स कर रहा है और कुछ देश जो रिफॉर्मवादी थे वो आज अपने आप को कट्टर बना रहा है, मसलन पाकिस्तान, मसलन कुछ हद तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश भी इस तरह में शामिल है। तबलीगी जमात के बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ता होना चाहिए, इतिहास के पन्नों में हम तलाशने का कोशिश करेंगे तबलीगी जमात को। तबलीगी जमात की स्थापना देवबंद इस्लामिक विद्वान मोहम्मद इलियास अल कंद लाली, नाम याद रख लेना, पूछा जा सकता है स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में भी, मोहम्मद इलियास अल कंद लावी के द्वारा मेवात में किया गया था 1926 में, लगभग आज से 100 वर्ष पहले इंडिया में ही इस संस्था की स्थापना किया गया था और अभी के समय में ये संस्था विश्व में 100 देशों से अधिक देश में ये काम कर रही है। मेवात उत्तर पश्चिमी भारत में हरियाणा और राजस्थान के राज्यों का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है, हरियाणा और राजस्थान के पास ये पड़ता है। तबलीगी जमात ने मुस्लिमों में पैगंबर की तरह जीने को कहा। वे सूफी इस्लाम की विचारधारा का धार्मिक आधार पर विरोध करते हैं। वे अपने सदस्यों को पैगंबर की तरह यानी मोहम्मद साहब पैगंबर की तरह कपड़े पहनने का, आम तौर पे उनकी तरह दाढ़ी रखने का, जिसमें मूछ नहीं होता है लेकिन दाढ़ी लंबी होती है, तो इस तरह की व्यवस्था कहा है, उन्होंने कहा है कि इस तरह से हमें रहना चाहिए, इस्लाम में इस तरह से रहना चाहिए। अब देखो मुझे आपत्ति क्या है, मुझे आपत्ति इसलिए है कि आज मान लेते हैं कि हमारे मोहम्मद साहब पैगंबर अगर आज जिंदा होते हैं तो क्या आज वो मोबाइल का यूज़ नहीं करते हैं, राइट? क्या आज वो अपने आप को थोड़ा सा मॉडर्न नहीं बनाते हैं? क्या वो आज लोगों से इंटरेक्शन वीडियो कॉल के माध्यम से नहीं करते, वीडियो के माध्यम से नहीं करते हैं? क्या वो आज कॉन्फ्रेंस का यूज़ नहीं करते हैं? सब कुछ करते हैं, निश्चित तौर पे आज सब कुछ वो करते हैं। तो ये जो संगठन है ये अपने आप को अगर उस ज़माने के अनुसार ढालने का कोशिश कर रहा है, तो उस समय की परिस्थिति और थी, जब इस्लाम आया था उस समय की परिस्थिति और थी। आज पूरा पूरा विश्व चेंज हो चुका है। ये संगठन एक बार फिर अपने आप को उसी जगह ले जाना चाहता है, उसी पुरानी जगह ले जाना चाहता है, इसलिए जो है बहुत सारे लोगों को इस पर आपत्ति है। अब सोचो सऊदी अरब जैसे देशों को इस पर आपत्ति है, क्योंकि आज के समय में मोहम्मद साहब पैगंबर जब जिंदा थे तो उस समय के जो नियम थे, उस समय के कानून को आज वर्तमान में लागू नहीं किया जा सकता। अगर मोहम्मद साहब पैगंबर आज जिंदा होते तो वो भी आज वर्तमान के विश्व से इन्फ्लुएंस जरूर होते हैं। इस संगठन का मुख्य कार्य मुस्लिम धर्म में शुद्धिकरण करना था तथा अन्य धर्म के लोगों को इस्लाम परिवर्तित करना था, लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करना था। इस संगठन का लक्ष्य मुस्लिम समाज में पुनरुद्धार करना और प्रचार करना, सच्चे इस्लाम को पुनर्जीवित करना, उसकी दिशा में काम करना। संगठन के शुरुआती समय में नेताओं में कुछ शिक्षाओं तथा जीवन शैली के आधार पर इस्लाम में विश्वास जगाने के दिशा में काम करना। तबलीगी जमात ने मुस्लिमों से पैगंबर की तरह जीने को कहा है। वे सूफी इस्लाम की विचारधारा का इस आधार पर विरोध करते हैं कि वे अपने सदस्यों को पैगंबर की तरह कपड़े पहनने आदि आदि का काम करते हैं, राइट। तो बेसिक आपने समझ लिया कि तबलीगी जमात क्या है, कि जिस समय मोहम्मद साहब पैगंबर थे उस समय की तरह की दुनिया को स्थापित करना, मोहम्मद साहब पैगंबर की तरह कपड़े पहनना और वैसे ही जो है दाढ़ी वगैरह नहीं रखना और मूछें लंबी लंबी रखना, मुस्लिम धर्म का शुद्धिकरण करना, बेसिकली ये इनका उद्देश्य है।
अच्छा, सऊदी अरब ने क्या कहा है? सऊदी अरब ने कहा है कि ये जो संगठन है, ये संगठन कहीं न कहीं आतंकवाद का प्रवेश द्वार है। ये संगठन अपने आप को कट्टर बनाता है। ये संगठन जो है कई सारे आतंकवादी विचारधाराओं का समर्थन करता है, राइट? या कई सारे आतंकवादी विचारधारा जो है उस पर सॉफ्ट अपनी नीति रखा हुआ है, इसलिए सऊदी अरब ने इसे जो है प्रतिबंध लगा दिया। देखो, इस पर मुझे लगता है भारत में भी काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह की जो कट्टर विचारधारा है, उस कट्टर विचारधारा को आज सऊदी अरब जब रोक रहा है तो इंडिया गवर्नमेंट को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को, बांग्लादेश गवर्नमेंट को भी रोकना चाहिए। कट्टर विचारधारा अपनाना नहीं चाहिए और तबलीगी जमात कहीं न कहीं इसका समर्थन करता है। इसलिए तो विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है और विश्व का सबसे इम्पॉर्टेंट मुस्लिम कंट्री है, जहाँ मक्का मदीना दोनों है, वैसा देश तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा रहा है। भारत में भी मुझे लगता है इस्लामिक रिफॉर्म्स होना चाहिए आज के समय में। बाकी आप लोग क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। देखो, पीएम मोदी का जो है अकाउंट हैक हो गया था कुछ देर के लिए और एक मैसेज आया था अकाउंट से कि भारत ने लीगल टेंडर घोषित कर दिया है क्रिप्टो करेंसी को। ये ट्वीट किया गया था पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट के हैक करने के बाद उन्हीं के अकाउंट से ट्वीट किया गया। विश्व में सबसे पहला देश है अल सल्वाडोर, जिसने लीगल टेंडर घोषित किया है बिटकॉइन को लेकर के। बाकी बाद में पीएमओ ने स्पष्टीकरण किया है कि पीएम मोदी का अकाउंट हैक हो गया था। देखो, यहाँ पे जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ पे हमने कई बार डिस्कस किया। थोड़ा सा बस मैं डिस्कस करूँगा सीबीआई को लेकर के। सीबीआई के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया। एक जो चीज़ है, देखो यहाँ पे जो है सीबीआई के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं वो जितेंद्र सिंह कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह कौन है? तो कार्मिक मामलों के राज्य मंत्री हैं। कार्मिक मामलों के राज्य मंत्री हैं, जो कहीं के सीबीआई का बॉस है। सीबीआई किस मंत्रालय के तहत आता है? तो गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है, कार्मिक मंत्रालय के तहत आता है। और कार्मिक मंत्रालय के मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। एक तरह से सीबीआई इसी मंत्रालय के तहत आता है। अब देखो, अगर न्यूज़ को पढ़ोगे तो थोड़ा सा इसमें जो चर्चा किया गया है वो बेसिकली ये किया गया है, हालांकि ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, लेकिन जो थोड़ा सा चर्चा किया गया वो जनरल कंसेंट के बारे में किया गया। GNERAL, जनरल कंसेंट। कंसेंट मतलब होता है सहमति, हिंदी में बोलते हैं इसे आम सहमति। क्या होता है आम सहमति? सीबीआई जब जाती है किसी राज्य में जांच करने के लिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको अच्छा से आप लोग सुन लेना और समझ लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीबीआई मान लेते हैं कि किसी राज्य में जाती है, जांच कर लेते हैं। मान लेते हैं बिहार में जांच करने के लिए जाती है, तो ऐसे कंडीशन में बिहार सरकार के द्वारा सीबीआई को परमिशन लेना होगा। आई रिपीट, बिहार सरकार के द्वारा बिहार सरकार से सीबीआई को परमिशन लेना होगा कि हम आपके राज्य में आ रहे हैं, हम आपके राज्य में जाकर के जाँच करेंगे। अब सीबीआई क्या होता है कि कई सारे राज्यों में विजिट करते रहती है, कई सारे मुद्दे होते हैं, तो प्रत्येक बार राज्यों से सीबीआई परमिशन ले। इससे बढ़िया है कि राज्य पहले ही उसे सहमति दे देते हैं, जिससे पूर्व कंसेंट भी कहते हैं, आम सहमति दे देते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ जांच कीजिए, हमसे हर एक बार आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है। ओके, राज्य सरकार क्या करती है कि सीबीआई को पहले से ही सहमति दे देती है, आम सहमति उसे बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं जनरल कंसेंट। जनरल कंसेंट दे देती है कि आप आइए हमारे यहाँ जांच कीजिए, आपको हर एक बार हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमसे पूर्व स्वीकृति मिल चुका है, आप आइए हमारे यहाँ जांच कीजिए, प्रत्येक बार हमको पूछने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो इसे जनरल कंसेंट बोलते हैं। अब क्या हुआ कि कई सारे राज्य ऐसे हैं जो कि सीबीआई को आम सहमति वापस ले लिए हैं सीबीआई से। मसलन वेस्ट बंगाल में सीबीआई से आम सहमति वापस ले लिया। अब किसी भी मैटर में अगर सीबीआई घुसेगी वेस्ट बंगाल जांच करने के लिए, तो सबसे पहले वहाँ के सरकार से परमिशन लेना होगा, तभी जांच कर सकती है। और वहाँ की सरकार परमिशन नहीं दी तो जांच सीबीआई नहीं कर सकती है, राइट? तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सीबीआई को आम कंसेंट जो है कुछ राज्य ने वापस ले लिया। पेज नंबर 4 पे महासमर दिया हुआ 4 पे मुझे इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा पेज नंबर 4 पे, चूंकि ये पॉलिटिकल न्यूज़ हो जाता है। पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। पेज नंबर 6 पे राष्ट्रीय न्यूज़ होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। देखो, ओमिक्रॉन को लेकर के आपको सजग रहने की जरूरत है। एक बार इसको देख सकते हैं, प्रत्येक दिन ओमिक्रॉन के बारे में अब चर्चा होगा।
डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए ओमिक्रॉन के बारे में, आपको एक नज़र रखनी चाहिए ओमिक्रॉन के बारे में, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नज़र होनी चाहिए। सरकार इसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, जैसे सरकार बूस्टर डोज का प्रयास कर रही है, तो बूस्टर डोज क्या है नहीं है ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इससे ज़्यादा डेली इस न्यूज़ पे आपको समय देने की आवश्यकता नहीं है। मुद्दा भी आज का इंपॉर्टेंट मुझे नहीं दिख रहा, मुद्दा को भी आप लोग स्किप कर सकते हैं, प्रत्येक मंडे को मुद्दा देता है। एडिटोरियल सेक्शन पे हम लोग आ चुके हैं, एक बार डाटा के लिए इसको न्यूज़ को देख लेना आप लोग। कृषि क्षेत्र में लैंगिक असमानता, महिलाएं और पुरुष के बीच में असमानता जो है कृषि सेक्टर में, उसके बारे में न्यूज़ है, इसको एक बार देख सकते हैं। मुझे जो आपके साथ डिस्कस करना है वो नीति आयोग का ये एडिटोरियल डिस्कस करना है। ये एडिटोरियल क्यों डिस्कस करना है, और बिहार पर्सपेक्टिव से खास करके काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। देखो पिछले दिनों रिपोर्ट आया, आज से इनफैक्ट कुछ दिन पहले, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई बोलते हैं इसे। एमपीआई में कहा गया कि बिहार की कंडीशन राज्यों में सबसे अधिक खराब है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑब्जेक्शन रेज किया था। इस रिपोर्ट में कहा गया कि स्वास्थ्य सेक्टर में बिहार की स्थिति इंडिया के सभी राज्यों में सबसे खराब कंडीशन पे है। बिहार के मुख्यमंत्री ने आपत्ति दर्ज किया था कि हम कई सारे स्वास्थ्य सेक्टर में काम कर रहे हैं, बावजूद इसकी हमारी कंडीशन खराब क्यों है। एशिया का सबसे बड़ा हम हॉस्पिटल निर्माण कर रहे हैं पटना में पीएमसीएच में, इसके बाद भी हमारी स्थिति खराब क्यों है, तो इसी का मूल्यांकन किया गया है, इस एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वैश्विक एमपीआई इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, 109 देशों में भारत की रैंकिंग 66वीं है। आपको पता है कि ये विश्व स्तर पर भी ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। 109 देशों में भारत के स्थान जो है 66वीं है, और नीति आयोग की तरफ से राज्यवार इसकी रैंकिंग जारी किया जाता है। एक तो विश्व लेवल पे देश वाइज इसकी रैंकिंग जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसकी रिपोर्ट जारी किया जाता है, जो इंडिया का नंबर 66 नंबर पे है विश्व स्तर पे। और दूसरा नीति आयोग के द्वारा भी इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, जिसमें नीति आयोग का हेल्प करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और साथ ही साथ ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ओपीएचआई एक संस्था। ये दोनों ही संस्था मिलकर के नीति आयोग की मदद करती हैं राज्यवार मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को जारी करने में। बेसिकली 3 चीज़ पे ये फोकस करता है, एक तो स्वास्थ्य पे करता है, एक शिक्षा पे करता है, और एक जीवन स्तर पे करता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से थोड़ा सा अलग होता है ये। अब देखो स्वास्थ्य सेक्टर में बिहार को सबसे नीचे बताया गया था। इनफैक्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बिहार सबसे निचले पायदान में है पूरे देश में। बिहार की आबादी में गरीबी का अनुपात सबसे अधिक है, इसके बाद झारखंड का नंबर आता है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहां बहुआयामी गरीबी का स्तर पाया जाता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी बहुआयामी गरीबी का स्तर वहां पाया जाता है। अब देखो आपत्ति दर्ज क्यों किया गया, आखिर बिहार सरकार ने आपत्ति दर्ज क्यों किया गया, उसका रीजन है कि एमपीआई इंडेक्स जो नीति आयोग ने जारी किया, वो जो डाटा का प्रयोग किया है वो क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे चौथे के रिपोर्ट का। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो चौथा हुआ था वो 2015-16 में हुआ था। उस रिपोर्ट का इस्तेमाल किया गया, उस डाटा का इस्तेमाल किया गया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को जारी करने के लिए। अब देखोगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 2015-16 में बिहार में 39% के पास बिजली नहीं था। 39%, 39% पीपल ऑफ बिहार के पास बिजली नहीं था 2015 में। जबकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अभी आ चुका है 2019-20 में, 5वां नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है। तो ये 5वें में जो 2019-20 में आया है उसमें कहा गया कि सिर्फ 3.7%, यानी मान लेते हैं कि सिर्फ 4% लोगों के पास जो है बिजली नहीं है। तो सोचो कितना अंतर है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे चौथी जो 2015-16 में आया था, इसमें कहा गया है कि 39%, लगभग 40% लोगों के पास जो है बिजली नहीं है बिहार में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वीं में कहा गया है कि सिर्फ 4%, 3.7 एग्जैक्टली 3.7, मान लो 4% लोगों के पास बिजली नहीं है।
तो कितना अंतर है, कितना ड्रास्टिक रिफॉर्म्स हैं। बिहार सरकार का यही कहना है कि जो वर्तमान डाटा है उस डाटा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं आप, और बिहार की रैंकिंग खराब शो कर रहे हैं। दूसरा रिपोर्ट आया था, इसको लेकर के भी आपत्ति दर्ज किया गया था। एक रिपोर्ट नीति आयोग जारी करती है जिसे बोला गया नीति आयोग सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सबसे पहले 2018 में जारी किया गया था, उसके बाद 2019 में जारी किया गया है, और इस बार 2020-21 का एक साथ जारी कर दिया गया। तो तीसरा सतत विकास लक्ष्य जारी किया गया है, तीसरा संस्करण है, नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये 17 बेसिकली टारगेट है, और 17 टारगेट को हमें 2030 तक प्राप्त करना है, जिसमें गरीबी मिटाना है, भुखमरी मिटाना है, शिक्षा लाना है, स्वास्थ्य लाना है, या कई सारे पार्ट हैं। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में भी आप लोग को पता होना चाहिए। ये जो है मेंस में आप लोग कई जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो ये जो है नीति आयोग के द्वारा जो ये रिपोर्ट जारी किया जाता है सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें 0 से लेकर के 100 रैंकिंग ये नंबर दिया जाता है, 0 से लेकर के 100 नंबर दिया जाता है। पिछले वर्ष 2019 में भारत को जो टोटल पॉइंट मिला था वो था 61, इस बार इम्प्रूवमेंट हुआ है 66 पॉइंट हो गया। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2020-21 में नीति आयोग ने कितने अंक का सुधार किया, नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत ने कितने अंक का सुधार किया है, तो 5 अंक का सुधार किया है। पहले 61 अंक था और इस बार 66 अंक हुआ है। अब देखो इसमें जो है 0 से लेकर के 100 तक का जो स्कोर दिया जाता है, जो एस्पायरेंट स्टेट होते हैं उसे 0 से लेकर के 49 के बीच में जो भी स्टेट आएगा उसे एस्पायरेंट स्टेट कहेंगे। अचीवर स्टेट जिसका 100 का 100 पॉइंट मिल चुका है, यानी वो अचीव कर चुका, उसे अचीवर कहेंगे। इस पर कोई भी राज्य जो है ना तो एस्पायरेंट कैटेगरी में है और ना ही अचीवर कैटेगरी में है, सारे ही राज्य जो है परफॉर्मर और फ्रंट रनर कैटेगरी में है। निश्चित तौर पे एक सकारात्मक कदम है भारत के लिए। देखो मुझे क्या लगता है कि अगर मेंस पर्सपेक्टिव से आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उस टॉपिक को आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही संदर्भ में यूज कर सकते हैं। मसलन ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में अगर मुझे पॉजिटिव दिखाना होगा, मुझे सतत विकास लक्ष्य में दिखाना होगा कि भारत पॉजिटिव कर रहा है, या मान लेते हैं कि बीपीएससी में मुझे दिखाना होगा कि बिहार सरकार काफ़ी पॉजिटिव काम कर रही है, तो मैं सिर्फ ये दिखा दूंगा कि बिहार सरकार को पिछले बार रैंकिंग मिला हुआ था 48 नंबर मिला हुआ था पिछले वर्ष 2019 में, और इस बार बिहार को जो पॉइंट मिला हुआ वो 52 पॉइंट मिला हुआ, यानी 4 पॉइंट का बिहार ने ग्रोथ किया। तो हम दिखा देंगे कि बिहार अपनी स्थिति सुधार रहा है, अगर मुझे पॉजिटिव दिखाना होगा। अगर मेंस में मुझे नेगेटिव दिखाना होगा तो मैं ये दिखा दूंगा कि बिहार अभी भी इंडिया में सबसे निचले स्तर पे है। तो एक ही पॉइंट को आप पॉजिटिव और नेगेटिव दिखा सकते हैं। ये धीरे धीरे जब आप मेंस लिखना शुरू करोगे या मेंस का जो क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू करोगे, राइट, तब आपको धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आएगी कि किसी एक टॉपिक को पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरह से दिखा सकते हैं एट द सेम टाइम। अब देखो इस सूची में, इस इंडेक्स में केरल को पहला स्थान मिला है 75 अंक के साथ, यानी फ्रंट रनर में केरल है। सेकंड स्थान पे तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश दोनों हैं, और बिहार सबसे लास्ट स्थान पे है। बिहार को जो पॉइंट मिला है टोटल वो 52 पॉइंट मिला है। 4 पॉइंट का बिहार ने प्रोग्रेस किया है इस वर्ष, बावजूद इसके बिहार सबसे टॉप पे है, बॉटम पे है, सबसे नीचे है, और इसको लेकर के भी बिहार सरकार ने क्वेश्चन रेज किया था। तो बेसिकली कुछ इशू जो डिस्कस किया गया था बिहार के संबंधित में, उसी पे ये चर्चा दिया हुआ था। नीति आयोग के इंडेक्स में बिहार सरकार ने क्वेश्चन रेज किया था। आंदोलन से बेअसर रही रबी की बुआई। वर्तमान में रबी की बुआई का समय चल रहा है, गेहूं बोया जा रहा है। बावजूद देश में आंदोलन चल रहे थे, बावजूद जो टारगेट हमारा था हम उस टारगेट पे अचीव करने में सफल रहे हैं। रबी की शानदार बुआई इस बार भी किया गया। अब देखो ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। सबसे पहले तो यूनिकॉर्न कंपनी कौन सा होता है। इस वर्ष भी 40 कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी शामिल हुई, यानी यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है 40 कंपनी 2021 में अभी तक। सवाल ये होता है कि यूनिकॉर्न कंपनी क्या है। यूनिकॉर्न कंपनी वैसी कंपनी को कहा जाता है जिसका मार्केट कैपिटल $1 बिलियन क्रॉस कर चुका है। आई रिपीट, यूनिकॉर्न कंपनी ऐसी कंपनी को कहा जाता है जिसका मार्केट कैपिटल $1 बिलियन को क्रॉस कर चुका है।
भारत का अगर आप देखोगे, सॉरी, $1 बिलियन अगर आप देखोगे तो इसको अगर रुपये में कन्वर्ट करो तो लगभग होते हैं 7,500 करोड़। 7,000 करोड़ से थोड़ा सा अधिक मान लो। डॉलर अगर 70 रुपये है तो 7,000 करोड़ रुपए होते हैं। तो वैसी कंपनी जिसका मार्केट कैपिटल 7,000 करोड़ रुपए क्रॉस कर गई हो उसे कहा गया है यूनिकॉर्न कंपनी। इस वर्ष 40 कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी में शामिल हुई है। बेसिक आइडिया तो आपको पक्का होना चाहिए। यहाँ भी तबलीगी जमात के बारे में दिया हुआ जो फर्स्ट पेज पर हम लोग डिस्कस किए, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। देखो, ब्रिटेन से भारत आएगी 40 साल पहले चोरी की हुई मूर्ति है। तो ब्रिटेन में बरामद माता योगिनी की मूर्ति लौटाया जाएगा, इंडिया आएगा। कुछ जगह की मूर्ति इंडिया आई है, आपको पता होना चाहिए। वनडे एग्जाम में, बीपीएससी में, स्टेट पीसीएस में पक्का पूछा जाएगा। जैसे अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति कनाडा से इंडिया आई है और उसे वाराणसी में रखा गया है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति कहाँ से आया है? कनाडा से आया है। इसी तरह से माता योगिनी की प्रतिमा कहाँ से आया है? तो ब्रिटेन से आया है, ब्रिटेन से रिटर्न होगा। भारत अफगानिस्तान संबंध बेहद महत्वपूर्ण, तालिबान के प्रवक्ता का कहना। भारत ने, अभी आपको याद होगा कि कुछ अफगानिस्तान से लोग इंडिया आए हुए थे, कई सारे हमारे धार्मिक ग्रंथ की प्रति लेकर वो इंडिया आए थे, जिसे इंडिया में इंडिया के मंत्री के द्वारा जाकर के एयरपोर्ट से रिसीव किया गया था। आपने देखा होगा तस्वीर। जब वो विमान लौट रहा था अफगानिस्तान तो हमने 1.6 टन के जीवन रक्षक दवाई उसी विमान में भेज दिया था और इसको लेकर के अफगानिस्तान ने भारत का शुक्रिया अदा किया। देखो, अफगानिस्तान संबंध भारत के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमें अपने देश में आतंकवाद नहीं फैलने देना है, तो ऐसी कंडीशन में हमें अफगानिस्तान से बना के रखना होगा। और हमारी जो कंसर्न है, हम तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, हम तालिबान को नहीं मानते हैं, बावजूद इसके हम तो अफगानिस्तान की जनता को मानते हैं भाई। वी आर कमिटेड टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, वी आर नॉट कमिटेड टू तालिबान। पाकिस्तान को देख लो, पाकिस्तान इज कमिटिंग टुवर्ड तालिबान। पाकिस्तान तालिबान के लिए कमिटेड है, हम अफगानिस्तान के जनता के लिए कमिटेड है। अफगानिस्तान की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो रही है, वहाँ खाने के लिए पैसे नहीं है, वहाँ दवाई नहीं है। ऐसे कंडीशन में भारत ने 1.6 टन का दवाई वहाँ पे भेजा है और इसके लिए भारत में अफगानिस्तान के राजदूत ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। हमारी अफगानिस्तान के लोगों के साथ अच्छी संबंध होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। अगर हमें अपने देश में आतंकवाद नहीं फैलने देना है तो अफगानिस्तान को हमें रोकना पड़ेगा, तालिबान को हमें रोकना पड़ेगा। देखो, इस न्यूज़ पे भी चर्चा होनी चाहिए। आज के समय में अमेरिका जो है, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा थ्रेट रसिया नहीं है। आई रिपीट, अमेरिका का जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो रसिया नहीं है, आज के समय में चीन है। चीन से मुकाबला करना है तो ऐसे कंडीशन में रसिया को भी साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। बाइडेन को, अमेरिका को भी रसिया को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ये मैं मानता हूँ, ये मेरा एक तरह से प्रिडिक्शन है, चूँकि मैं भी काफ़ी दिन से न्यूज़ एनालिसिस कर रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ें लगती हैं। तो इसलिए फिर से एक बार बाइडेन और पुतिन मुलाकात कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि भारत का रसिया के साथ भी अच्छा संबंध है और अमेरिका के साथ भी अच्छा संबंध है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि भारत रसिया के साथ अच्छा संबंध अगर बनाया हुआ है तो कहीं ना कहीं भारत रसिया से हथियार परचेज कर रहा है और कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य है चीन को इनकाउंटर करना। तो इसलिए अमेरिका मान रहा है कि चीन उसके लिए आज सबसे बड़ा थ्रेट है, सबसे बड़ा खतरा चीन है, रसिया नहीं। चलिए, इतना ही न्यूज़ था आज हमारे पास डिस्कस करने के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।